अब सब कुछ समझ में आने लगा था। रायलैंड ग्रेस को याद आ चुका था वो कौन है, वो यहां क्यों है, और यह भी कि पूरी दुनिया की उम्मीद अब उसी पर टिकी हुई है। लेकिन यह समझ आना चीजों को आसान नहीं बनाता, बल्कि और भारी बना देता है। वो हेल मैरी के अंदर अकेला था, पूरी तरह अकेला। वो जहाज एक्सप्लोर करना शुरू करता है। हर मॉड्यूल, हर सिस्टम, हर पैनल, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता है, क्योंकि उसे यह सब आता है। यह उसका काम था। लेकिन हर कदम पर एक चीज उसका पीछा करती है, खामोशी। स्पेस की खामोशी अलग होती है। यह सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, यह प्रेजेंस की कमी होती है। कोई इंसान नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई तुम ठीक हो पूछने वाला नहीं, बस मशीनें। और वो कभी कभी वो खुद से बात करता है, जोर से, सिर्फ ये फील करने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। वो अपने क्रूमेट्स के बॉडीज को देखता है। याओ, इलुखिना, दोनों ने मिशन शुरू किया था लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। वो उन्हें स्पेस में भेज देता है। एक साइलेंट गुड बाय। ना कोई म्यूजिक, ना कोई सेरेमनी, बस एक इंसान, दो बॉडीज और इन्फिनिट स्पेस। उस पल उसे पहली बार सच में एहसास होता है, अब वो सच में अकेला है। लेकिन रुकने का ऑप्शन नहीं था। वो काम में खुद को डाल देता है। डेटा एनालाइज करता है, शिप को ठीक करता है, कैलकुलेशंस करता है, और धीरे धीरे वो टाउ सेटी सिस्टम के पास पहुंचता है। अब असली मिशन शुरू होता है। वो सेंसर्स एक्टिवेट करता है, डेटा कलेक्ट करता है और कंफर्म करता है, हां, यहां एस्ट्रोफेज है, लेकिन ये सूरज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। मतलब यहां कुछ ऐसा है जो इसे रोक रहा है। और तभी कुछ अजीब होता है। शिप के सेंसर्स कुछ डिटेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट। पहले वो सोचता है एस्ट्रॉयड होगा, लेकिन ट्रैजेक्टरी स्टेबल है, शेप परफेक्ट है, मूवमेंट कंट्रोल्ड है। ये नेचुरल नहीं था। वो जूम करता है और जो वो देखता है उसके लिए वो तैयार नहीं था। एक और स्पेसशिप, लेकिन ये इंसानों की नहीं थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मैं अकेला नहीं हूं। डर और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ आते हैं। इतिहास में पहली बार मानव जाति किसी एलियन सिविलाइजेशन के सामने खड़ी थी। लेकिन सवाल यह था, ये दोस्त है या दुश्मन? ग्रेस कई घंटों तक सोचता है, ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है। वो देखता है वो जहाज भी वही कर रहा है जो वो कर रहा है, एस्ट्रोफेज स्टडी। मतलब उनका गोल भी वही है। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे? भाषा अलग, बायोलॉजी अलग, सोचने का तरीका अलग। फिर भी वो डिसाइड करता है रिस्क लेना पड़ेगा। वो सिग्नल्स भेजता है, सिंपल पैटर्न्स, मैथ, प्राइम नंबर्स। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आता। फिर एक सिग्नल वापस आता है। ग्रेस की सांस रुक जाती है। कोई है जो जवाब दे रहा है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन शुरू होता है। पहले बेसिक पैटर्न्स, फिर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, और फिर पहली मुलाकात। ग्रेस एक स्मॉल चेंबर तैयार करता है। दोनों जहाजों के बीच कनेक्शन बनता है और फिर वो सामने होता है। रॉकी पहली नजर में वो समझ ही नहीं पाता कि वो देख क्या रहा है। ना कोई चेहरा, ना आंखें, ना माउथ। एक अजीब सा स्ट्रक्चर, जैसे पत्थर से बना हो। उसका शरीर 5 टांगों जैसा था। हर तरफ सिमेट्री, जैसे कोई डिजाइन हो जो इंसानों के लॉजिक से परे हो। ग्रेस डरता है, सच में डरता है, क्योंकि ये अननोन है और अननोन हमेशा डरावना होता है। लेकिन रॉकी अटैक नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है। और फिर आवाज आती है, लेकिन वो आवाज शब्द नहीं थी, वो म्यूजिक था। टोन्स, वाइब्रेशंस, पैटर्न्स, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। ग्रेस समझ नहीं पाता, लेकिन वो कोशिश करता है। वो अपने लैपटॉप से साउंड्स जनरेट करता है, पैटर्न्स बनाता है, और धीरे धीरे एक भाषा बनती है। एक इंसान और एक एलियन दोनों मिलकर कम्युनिकेशन का एक नया तरीका बना रहे थे। यह प्रोसेस आसान नहीं था। गलतियां होती थीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थीं। कभी रॉकी कुछ बोलता, ग्रेस कुछ और समझता। कभी ग्रेस कुछ एक्सप्लेन करता, रॉकी कंफ्यूज हो जाता। लेकिन दोनों रुकते नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे यह जरूरी है। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है।
ग्रेस उसे एक वर्ड सिखाता है, फ्रेंड। रॉकी कुछ सेकंड रुकता है, प्रोसेस करता है, और फिर वो उसी पैटर्न को रिपीट करता है। उस पल दोनों के बीच कुछ कनेक्ट होता है। न बायोलॉजी सेम थी, न प्लैनेट, न लैंग्वेज, लेकिन फिर भी दोनों समझ गए ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है। धीरे धीरे ग्रेस रॉकी के बारे में सीखता है, उसका प्लैनेट, उसकी स्पीसीज, उसका मिशन, और सबसे शॉकिंग बात, रॉकी भी वही करने आया था। उसका सूरज भी खतरे में था। एस्ट्रोफेज सिर्फ पृथ्वी की प्रॉब्लम नहीं थी, ये यूनिवर्सल थी। मतलब दो अलग अलग सिविलाइजेशंस, दो अलग अलग डायरेक्शंस से एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे और यहां मिल गए। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये सर्वाइवल था। अब ग्रेस अकेला नहीं था। अब वो हंस सकता था, बात कर सकता था, शेयर कर सकता था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो फील कर सकता था कि वो अकेला नहीं है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि असली चैलेंज अब था सॉल्यूशन ढूंढना, और वो सॉल्यूशन उन दोनों को मिलकर ढूंढना था। शुरुआत में ग्रेस और रॉकी के बीच जो कम्युनिकेशन था वो बस सिग्नल्स का आदान प्रदान था, पैटर्न्स, साउंड्स, मैथमेटिक्स। लेकिन धीरे धीरे ये बदलने लगा। ग्रेस ने रॉकी के लिए एक ट्रांसलेशन सिस्टम बनाना शुरू किया। वो रॉकी के म्यूजिकल टोन्स को रिकॉर्ड करता, उन्हें पैटर्न्स में तोड़ता, और फिर उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज में मैप करने की कोशिश करता। यह आसान नहीं था, क्योंकि रॉकी बोलता नहीं था, वो गाता था। हर बात, हर भावना, हर आइडिया एक अलग फ्रीक्वेंसी में छिपी होती थी। लेकिन ग्रेस रुकने वालों में से नहीं था। दिन गुजरते गए और हर दिन उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम होती गई। अब वो सिर्फ डेटा एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, अब वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। तुम कहां से आए हो? ग्रेस पूछता है। रॉकी कुछ टोन्स जनरेट करता है और ट्रांसलेशन धीरे धीरे बनती है। मेरा घर अंधेरा है, बहुत प्रेशर, बहुत हीट। ग्रेस समझ जाता है रॉकी का प्लैनेट अर्थ जैसा नहीं है। वो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में रहता है जहां इंसान एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। और रॉकी, वो अमोनिया ब्रीथ करता है। मतलब दोनों के ग्रह बहुत अलग थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ग्रेस उसके लिए एक स्पेशल चेंबर बनाता है जहां रॉकी सरवाइव कर सके। टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर सब केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। यह सिर्फ कोऑपरेशन नहीं था, यह ट्रस्ट था। धीरे धीरे उनकी बातचीत बदलने लगती है। अब वो सिर्फ साइंस की बात नहीं करते, कभी कभी आखम। ग्रेस उसे अर्थ के बारे में बताता है, समंदर, पेड़, बारिश। रॉकी कुछ देर चुप रहता है, फिर एक सॉफ्ट टोन में जवाब देता है, सुंदर। ग्रेस मुस्कुराता है। फिर रॉकी अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है। कोई रोशनी नहीं, हम वाइब्रेशन से देखते हैं, हम साथ रहते हैं हमेशा। ग्रेस नोटिस करता है रॉकी कभी मैं नहीं कहता, वो हमेशा हम कहता है। उसकी पूरी स्पीशीज कलेक्टिव है। मतलब उसके लिए अकेलापन एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और शायद इसलिए वो ग्रेस को समझ नहीं पाता जब वो कहता है मैं अकेला था। रॉकी कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है, फिर धीरे से एक टोन देता है, अब नहीं। उस एक लाइन में इतनी सिंप्लिसिटी थी, लेकिन उतनी ही गहराई भी। ग्रेस कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुराता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी वही है, एस्ट्रोफेज। दोनों अपने अपने डेटा कंपेयर करते हैं, कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, और एक चीज क्लियर हो जाती है, तो सेटी में कुछ ऐसा है जो एस्ट्रोफेज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या? दोनों अलग अलग हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी सक्सेस, ज्यादातर फेलियर। कभी कभी ग्रेस फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यह काम नहीं कर रहा। रॉकी तुरंत जवाब देता है, फिर दूसरा तरीका। उसके लिए फेलियर एंड नहीं था, बस अगला स्टेप था। यह माइंडसेट ग्रेस को बदलने लगता है। वो अब हार मानने वाला साइंटिस्ट नहीं रहा, जो एक गलती के बाद टीचिंग में चला गया था। अब वो फिर से वही बन रहा था
जो प्रॉब्लम को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। और फिर एक दिन कुछ अलग होता है। ग्रेस माइक्रोस्कोप में कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और अचानक वो फ्रीज हो जाता है। रॉकी, ये देखो। रॉकी अपने सेंसर्स से एनालाइज करता है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर ये खा रहा है। ग्रेस समझ जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, छोटा लेकिन पावरफुल, जो एस्ट्रोफेज को कंज्यूम कर रहा था जैसे प्रेडेटर प्रे को खाता है। ग्रेस धीरे से बोलता है, ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। रॉकी तुरंत कैलकुलेशन करता है, ग्रोथ रेट, सर्वाइवल रेट, अडेप्टेशन, और फिर हाँ, ये काम कर सकता है। ग्रेस उसका नाम रखता है टोमोइबा। अब प्लान साफ था। टोमोइबा को ग्रो करना है, उसे स्टेबल बनाना है और फिर उसे अर्थ तक भेजना है ताकि वो एस्ट्रोफेज को खत्म कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। टोमोइबा अनप्रेडिक्टेबल था। कभी ग्रो करता, कभी मर जाता, कभी एस्ट्रोफेज को खा जाता, कभी खुद खत्म हो जाता। हर एक्सपेरिमेंट एक रिस्क था और हर फेलियर टाइम ले रहा था, और टाइम उनके पास बहुत कम था। कभी कभी ग्रेस टूटने लगता था। अगर ये काम नहीं किया तो रॉकी तुरंत जवाब देता, तो हम फिर कोशिश करेंगे। अगर हम फेल हो गए तो हम फिर कोशिश करेंगे। रॉकी के लिए आंसर हमेशा वही था, कोशिश। और शायद यही वजह थी कि वो यहां तक पहुंचा था। धीरे धीरे उनका सॉल्यूशन स्टेबल होने लगता है। टोमोइबा अब रिलायबली एस्ट्रोफेज को खा सकता था। अब बस एक काम बचा था, इसे अर्थ तक भेजना। ग्रेस कैलकुलेशन करता है, ट्रैजेक्टरी सेट करता है, टाइमिंग परफेक्ट करता है। सब कुछ रेडी था, बस एक लॉन्च, और ह्यूमैनिटी बच सकती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त सब कुछ बदल जाता है। रॉकी अपने जहाज को चेक कर रहा होता है और अचानक वो रुक जाता है। प्रॉब्लम? ग्रेस तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्या हुआ? कुछ सेकंड्स, कोई जवाब नहीं। फिर धीरे से रॉकी बोलता है, मेरा जहाज खराब है। ग्रेस का दिल डूब जाता है। कितना खराब? मैं वापस नहीं जा सकता। खामोशी, भारी, गहरी, असहज खामोशी, क्योंकि इसका मतलब साफ था। अगर रॉकी वापस नहीं गया तो उसका पूरा ग्रह, उसकी पूरी स्पीशीज मर जाएगी। और अब ग्रेस के सामने एक ऐसा फैसला था जो किसी कैलकुलेशन में नहीं आता। एक तरफ पृथ्वी, उसका घर, उसकी स्पीशीज, दूसरी तरफ रॉकी, उसका दोस्त, उसका साथी, और वो जानता था दोनों को नहीं बचाया जा सकता। खामोशी इतनी गहरी कि जैसे समय भी रुक गया हो। ग्रेस कुछ नहीं बोलता, वो बस सामने देखता रहता है। उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रहे हैं, लेकिन इस बार नंबर्स काम नहीं आ रहे। ये कोई इक्वेशन नहीं थी जिसका एक सही आंसर हो। ये एक चुनाव था। एक तरफ पृथ्वी, अरबों लोग, उसका अपना ग्रह, वो बच्चे जिन्हें वो पढ़ाता था। दूसरी तरफ एक दोस्त, रॉकी, एक ऐसा प्राणी जो इंसान भी नहीं है, जिसका ग्रह अलग है, जिसकी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी जो उसे समझता है, जो उसे अकेला नहीं छोड़ता, जो हर बार कहता है, फिर कोशिश करेंगे। ग्रेस अपनी आंखें बंद करता है और अचानक उसे अपनी क्लास याद आती है। वो बच्चे जो उससे सवाल पूछते थे, अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हों और दोनों सही हों तो क्या करें? उस वक्त उसने हंसकर जवाब दिया था, फिर तुम्हें तय करना होगा तुम कौन हो। अब वही सवाल उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो ग्रेस? क्या वो इंसान है जो सिर्फ अपनी स्पीशीज को बचाएगा, या वो जो सही काम करेगा चाहे वो किसी के लिए भी हो? वो धीरे धीरे उठता है। उसके हाथ कंट्रोल पैनल पर जाते हैं। एक कमांड, बस एक कमांड, और टोमोइबा अर्थ की तरफ भेज दिया जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, पृथ्वी बच जाएगी। लेकिन रॉकी, ग्रेस का हाथ रुक जाता है। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट वो बस वहीं खड़ा रहता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, रॉकी। रॉकी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, हाँ। ग्रेस कुछ पल चुप रहता है, फिर बोलता है, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आता। फिर एक धीमी सी वाइब्रेशन, तुम अपना घर छोड़ोगे?
ग्रेस हल्का सा मुस्कुराता है। शायद यही मेरा घर नहीं था। और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। ग्रेस ट्रैजेक्टरी बदल देता है। शिप मुड़ता है। अब वो अर्थ की तरफ नहीं जा रहा, वो रॉकी के प्लैनेट की तरफ जा रहा है। ये डिसीजन आसान नहीं था। इसका मतलब था वो शायद कभी वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब था वो अपनी पूरी ह्यूमैनिटी को रिस्क में डाल रहा है। लेकिन उसने चूज कर लिया था। सफर लंबा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। रॉकी उसके साथ था। अब उनकी बातचीत बदल गई थी। अब उसमें अर्जेंसी थी, इमोशन था। कभी कभी दोनों चुप रहते थे, लेकिन वो खामोशी अब डरावनी नहीं थी, वो कंफर्टेबल थी। जैसे दो लोग जो एक दूसरे को समझते हैं बिना बोले। आखिरकार वो रॉकी के सिस्टम तक पहुंचते हैं। वहां का तारा, वहां का एनवायरनमेंट, सब कुछ अलग था। ग्रेस पहली बार एक एलियन सिविलाइजेशन के इतने करीब था। रॉकी का जहाज धीरे धीरे अपने ग्रह की तरफ बढ़ता है। ग्रेस उसकी मदद करता है, हर सिस्टम ठीक करता है, हर कैलकुलेशन डबल चेक करता है, क्योंकि वो जानता है ये आखिरी चांस है। और फिर वो पल आता है। रॉकी अपने प्लैनेट की ओर बढ़ता है। उसकी स्पीसीज, उसका घर, उसका हम, वो बच सकता है। जाने से पहले रॉकी रुकता है। वो ग्रेस की तरफ देखता है और एक टोन देता है जो पहले से अलग था। तुम फ्रेंड हो। ग्रेस कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सिर हिलाता है। रॉकी चला जाता है और ग्रेस फिर से अकेला रह जाता है। लेकिन इस बार वो वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में था। अब सवाल था, क्या उसने अर्थ को खो दिया? नहीं, क्योंकि जाने से पहले ग्रेस ने ताओमेबा को प्रिपेयर कर दिया था, एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो सही समय पर उसे अर्थ की तरफ भेज देगा। मतलब उसने दोनों को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया था। समय बीतता है। ग्रेस अकेला है, लेकिन अब उसके अंदर खालीपन नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसने सही किया। और फिर कुछ होता है, एक सिग्नल। रॉकी वापस आता है, लेकिन अकेला नहीं, उसकी स्पीशीज के साथ। उन्होंने सरवाइव कर लिया था और अब वो ग्रेस को लेने आए थे। ग्रेस उनके प्लैनेट पर जाता है। एक नई दुनिया, अंधेरी, प्रेशर से भरी, लेकिन जीवन से भरी। वो वहां एडजस्ट करता है। धीरे धीरे वो वहां रहने लगता है और फिर कुछ बहुत फेमिलियर होता है। वो पढ़ाना शुरू करता है। छोटे छोटे एलियन बच्चों को साइंस सिखाता है, कॉन्सेप्ट समझाता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, जैसे वो अर्थ पर करता था। एक इंसान जो कभी अपनी गलतियों से भाग गया था, अब एक नई दुनिया में नई पीढ़ी को सिखा रहा है। और कहीं दूर पृथ्वी पर सूरज फिर से चमक रहा है। लोग जिंदा हैं। उन्हें शायद ये कभी पता भी ना चले कि एक इंसान कितनी दूर गया था उन्हें बचाने के लिए। लेकिन कहानी का असली मतलब ये नहीं है कि किसने दुनिया बचाई, बल्कि यह है कि जब तुम्हारे सामने चुनाव हो तो तुम कौन बनते हो। क्योंकि कभी कभी हीरो वो नहीं होता जो अपने लोगों को बचाता है, बल्कि वो होता है जो सही काम करता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। और शायद इस ब्रह्मांड में कहीं एक इंसान और एक एलियन आज भी दोस्त हैं।